अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाई ट्रेंड के साथ अमीमा ख़ान आपकी होस्ट और मेरे साथ आज मौजूद हैं महबूब अंजुम साहब, जिनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आईटी रिलेटेड और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर महबूब अंजुम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, बेसिकली हमारा जो होता है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अपना थोड़ा-सा एक इंट्रो दें। बेसिकली आप एक बहुत बड़ी कोवर्किंग स्पेस चला रहे हैं, ठीक है? जो कि बिज़नेस हब के नाम से है, बिज़नेस हब कोवर्किंग स्पेस। तो मुझे थोड़ा-सा आप ये बताएँ, बिकॉज़ आपकी जो फ़ील्ड है एजुकेशन रिलेटेड, वो तो आपने एमबीए किया है, ठीक है? बट आप आईटी के रिलेटेड कैसे आपने अपनी फ़ील्ड को मूव किया? आपका ये कैसे आपको ये आइडिया आया कि मुझे ये आईटी रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले जो बिज़नेस पैटर्न था ना वो डिफरेंट था और हुँ, करंटली बिज़नेस पैटर्न जो है ना वो डिफरेंट हो गया। पहले ये होता था लोग एक प्रोफ़ेशन के ऊपर बिज़नेस करते थे, एक प्रोडक्ट, एक स्टाइल ऑफ बिज़नेस वो चूज़ करते थे। तो उस बिज़नेस के ऊपर वो पहले जॉब करते थे, जॉब करने के बाद वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते थे, फिर थोड़े लेवल के ऊपर अपना बिज़नेस करते थे, फिर कहीं से क्रेडिट लेकर, बैंक फाइनेंस लेकर उस बिज़नेस को अपने आप को प्रमोट करते थे और फिर उसी बिज़नेस में खुद भी रहते थे और अपने बच्चों को जनरेशन दर जनरेशन वो बिज़नेस चलता था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मौजूदा जो हालात है ना इस वक्त पूरी दुनिया के, पाकिस्तान की जैसे आप गवर्नमेंट आप ले लें, तो गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसी जो है ना वो परमानेंट देर तक कायम नहीं रहती। हर साल ऐसे ही। बजट आता है, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इतनी तेज़ी से दुनिया में भी चेंजिंग आ रही है, गवर्नमेंट में भी चेंज आती है, टैक्सेस में चेंजिंग आती है, प्रोडक्ट्स में चेंज आती है, फिर अब आगे जो आईटी से रिलेटेड और इंटेलिजेंसेस के और ये जो सारे एआई आ गई है और ये सारा इंटरनेट और ये सारी चीज़ें आ गई, इससे बिज़नेस की सारी फेजेस सारी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। हर चीज़ चेंज हो रही है। तो पहले जो मैं बिज़नेस करता था वो एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता था, मल्टीपल बिज़नेस किए डिफरेंट। तो ठीक। अब बिज़नेसमैन ये देखता है कि मुझे जल्द से जल्द अगर मेरे बिज़नेस में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, को वर्ल्ड वाइड को चेंजिंग आ गई हैं या मैं पीछे न रह जाऊं, तो उसे इमीडिएटली अपने बिज़नेस एक तो स्विच करने पड़ जाते हैं, बिल्कुल। प्लस उसे ये देखना होता है कि मैं इस बिज़नेस में फ्यूचर मेरा कितना बाकी रह गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके तो फिर आप फैसला करते हैं कि मैंने बिज़नेस अब कब मूव करना है, इस बिज़नेस में से स्विच ओवर करके नेक्स्ट बिज़नेस में मुझे कैसे करना है। तो आप देखें पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत बूम के ऊपर रहा। बिल्कुल ऐसे। फिर एक वक्त था हमारे फैसलाबाद में टेक्सटाइल का बिज़नेस बहुत बूम के ऊपर रहा। तो अब आजकल चूँकि ये सारा इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो ज़्यादातर जो नेक्स्ट जनरेशन है ये सारा आईटी के डिफरेंट जो है ना प्रोफेशंस की तरफ चली गई है। तो इससे हमारा बिज़नेस जो है ना वो फैशन चेंज हो जाता है। तो मैंने भी उसी तरीके को, अगर एक बिज़नेसमैन है ना वो चारों तरफ से आंखें खोल के रखता है कि अब मुझे नेक्स्ट मूव क्या करना है। तो इसी तरीके से करते करते तो मैंने पिछले बिज़नेस से ना स्विच ओवर इसके लाइक अंदर आपने किया वो है। अपना एक्सपोर्ट का छोड़ दिया, या आप ये कह रहे हैं कि आपका वो भी साथ चल रहा है, या आपने इसको भी साथ ही कंटिन्यू किया इस बिज़नेस को भी? एक्सपोर्ट के बिज़नेस को मैंने छोड़ा तो नहीं है, उसमें ये है कि खुद अपनी एक्सपोर्ट को ख़त्म करके तो मैं उसकी जो है ना जो इंडेंटिंग बिज़नेस है, जो मेरे पुराने क्लाइंट थे उनके साथ मैं बिज़नेस करता हूँ, उनके ऑर्डर लेकर डिफरेंट बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर से वो माल बनवा कर तो उनको भेजता हूँ। उसके अंदर से मुझे एक सर्टन परसेंटेज मिल जाती है, लेकिन मैं उस बिज़नेस से इन टच हूँ, लेकिन वो बिज़नेस मैं खुद से नहीं कर रहा, क्योंकि पहले बिज़नेस होता था कमर्शियल एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर लेता था। जी। मौजूदा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की जो बिज़नेस है ना वो ये है कि जब तक आपका ए टू जी पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपका अपना ना हो ना, तो आपका जो ओवरसीज क्लाइंट है ना वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। वो आपसे मैन्युफैक्चरिंग आपके पूरा सेटअप फैक्ट्री आपकी अपनी होनी चाहिए। वो आपका सारा बैक सोर्सेज देखता है कि इसके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फिर वो हमारा कंपटीशन चूँकि पहले था एक दो मुल्कों के साथ, अब टेक्सटाइल वर्ल्डवाइड हो गया अब होगा। पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन हो गया और ख़ास तौर पर बड़ा कंपटीटर हमारा चाइना है। तो इस वजह से पहले मैं उस बिज़नेस में जो है ना वो पूरा खुद एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अब मैं अपने बिज़नेस में ये होता है कि मुझे को जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं उनको सर्विसेज देकर तो उस बिज़नेस में अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, बिकॉज़ आपका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, अब आपने आईटी की तरफ टर्न किया है, तो आपको
आपको इस हवाले से भी कुछ हाउ नो है इन चीज़ों के हवाले से, लाइक अब जैसे बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें जा रही हैं आईटी में, जैसे ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मार्केटिंग जा रही है और डेवलपमेंट जा रही है, आपको इन चीज़ों के बारे में खुद भी थोड़ी सी हाउ नो है, या आपको किसी ने आइडिया दिया कि आप इस चीज़ की तरफ मूव करें, तो आपका जो बैकएंड सपोर्ट आपकी क्या रही है, मुझसे बस वो थोड़ी सी शेयर कीजिएगा उस हवाले से। मैं इस हवाले से ना मैं एक अपना माइंड सेट में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नया बिजनेस है ना, वो बिजनेस में जब तक आप ब्लाइंड होकर कूद ना जाए ना, उस वक्त तक आपको उसकी बिजनेस की जो डेप्थ है ना वो पता नहीं चलती। ऐसे ही अगर आप खौफ के साथ बिजनेस करते हैं ना, आपको सिर्फ सतही लेवल के ऊपर चीज़ों का पता है और वो पूछ के करते हैं, तो वो उस वक्त तक आप उस बिज़नेस को करने के ना करेज आपके अंदर नहीं आती। तो मैं इस बिज़नेस को जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने ये देखा कि मैं इसको ऐसे स्टार्ट लूँ, को वर्क स्पेस मेरे बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं यहाँ से कोई किराया लूँ या रेंट खाऊँ या मैं दफ्तर किराए पर देकर तो मैं ये बिज़नेस करूँ। बेसिक ये था कि जितने भी हमारी यंग जनरेशन है ना, एक तो मेरा इसके अंदर ना, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को बड़ा मेन जो प्रायोरिटी देता हूँ वो ये देता हूँ कि मैं अपनी नीयत को ना पॉजिटिव करूँ, बड़ी सोच रखूं, बड़े अंदाज से सोचूं। तो मेरा इसमें आने का एक मकसद ये था कि हमारा जो आईटी सेक्टर है ना, ये हमारा, हम बहुत पीछे आईटी सेक्टर में, इंडिया बहुत आगे है, चाइना बहुत आगे है, बांग्लादेश बहुत आगे, लेके ट्रस्ट नहीं करते आईटी में। हाँ, तो यहाँ पर कोई बड़ा इदारा ही नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे कहीं से ओवरसीज़ किसी क्लाइंट ने पूछा कि आपके यहाँ सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, और उनकी जो है ना जो पे लेने वाला स्टाफ है, जो ऑफिस में आकर काम, एक तो होता है ना वर्क फ्रॉम होम, एक ऑफिस में आकर काम करने वाला लोग, वो कितने हैं। तो मैंने पूरे पाकिस्तान में सर्च किया तो मुझे एक कंपनी मिली कराची की, वो उनके पास 400 लोग थे और ये सबसे बड़ी कंपनी। वो आईटी रिलेटेड वर्क स्पेस थी वो भी? नहीं, वो आईटी की सॉफ्टवेयर की कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो फिर मैंने देखा कि इंडिया में 4000, 5000, 10,000, 1,20,000-22,000 तक के लोगों की कंपनियां मौजूद हैं। सर ये भी तो देखे ना, फिर इंडिया हमसे काफी आगे इन चीजों में, हम बहुत पीछे रह गए इन चीजों में। तो इंडिया मेन फॉरेन एक्सचेंज इसी से कमा रहा है ना। बिल्कुल, उसके पास मेन जो फॉरेन डिपॉजिट्स आ रहे हैं, फॉरेन इनकम आ रही है, ऐसे ही। तो वो बेसिकली सारा आईटी सेक्टर के अंदर से आ रही है। उन्होंने अपनी सारी जो जितनी भी पढ़ी लिखी जनरेशन है ना, उन्होंने उसको पढ़ा लिखा के ना घर में नहीं बिठाया, उसको उन्होंने कोई ना कोई सेक्टर देते गए, कोई ना कोई सेक्टर चीज में उनको इन्वॉल्व करते गए। तो मैंने देखा कि सारा फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा फिर इससे एक और भी होता है, आईटी चूंकि फ्यूचर बिजनेस भी है, तो बाहर के मुल्कों में, यूरोप अमेरिका में जितनी भी नई जॉब्स क्रिएट होती है ना, तो जो लोग आईटी से रिलेटेड होते हैं ना, वो उनको उठा लेते हैं, उन मुल्कों से वो सारी लेबर उठाते हैं। हमारे पाकिस्तान से वो लेबर भी नहीं उठा रहे थे। तो हमारे पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत पीछे रखते हैं इन चीज़ों के हवाले से, मतलब उसको एज्यूम ही नहीं करते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी इन चीज़ों में है, इन्वॉल्व ही नहीं करते मोस्टली। पाकिस्तान में जितने भी आईटी को सीखने वाले लड़के हैं या लड़की हैं ना, वो बेसिकली इंडिविजुअली उसको काम को जानती हैं, और वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो सिर्फ ग्राफिक को जानता है, अगर कोई वेब डेवलपर है तो वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट को जानते हैं। मल्टी टास्किंग नहीं है, मल्टी प्रोफेशनल नहीं है, मल्टी नॉलेज नहीं है उनके पास। तो वो जो हमारे यहाँ, जबकि इंडिया के अंदर ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टीमें बनाई और बड़े बड़े वर्क स्पेस बनाए, बड़े बड़े। कुछ ऐसे भी करते हैं कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज भी रखते हैं, जिससे आपका एक नॉलेज आपको गेन होता है। अगर कोई एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से है तो वो डिपार्टमेंट का ही कोलैब आपस में करते हैं, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज अरेंज करते हैं, जिससे आपका जो है नॉलेज, जो आप एक दूसरे के साथ जो होता है एक्सचेंज होता है नॉलेज। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया का जो पैटर्न है, ये चाइना का जो पैटर्न है, वो ये है कि वो आईटी के अंदर अगर बंदा एक चीज़ में प्रोफेशनल है ना, तो उसके पास मुख्तलिफ वर्क स्पेसेस या मुख्तलिफ आईटी की कंपनीज के अंदर रहकर, बड़ी बड़ी कंपनियों में उसके पास बेशुमार लोगों की पीआर आ जाती है, जहां से वो अपने, अगर वो अपना कोई कभी जाके आईटी के अंदर बिजनेस करते हैं ना, तो वो बाकी प्रोडक्ट को, आईटी से एक प्रोफेशन तो वो जानता है, तो आईटी के अंदर मोर देन 40 प्रोडक्ट्स हैं, 40 प्रोफेशंस हैं, तो बाकी चीज़ें, वो बाकी काम जो है ना वो आउटसोर्सिंग करवा लेता है। तो ये गैदरिंग की ये एक फ़ायदा हो जाता है। तो हमने फैसलाबाद में ये जो बिज़नेस ऑफ वर्क स्पेस के नाम से हमने ये एक इदारा बनाया ना, इसमें हमने बेसिकली हम ये चाहते थे कि जितने लड़कियां लड़के जो यंग जनरेशन है, क्योंकि आगे हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो गई है टेक्सटाइल, वहाँ से तो रोज़गार क्रिएट हो नहीं रहा, तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि एक तो सारे लोग आईटी को सीख के तो
अकेला बंदा कितनी मेहनत कर लेगा। ऐसे ही। कभी वो थक जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी फिर वो किसी और बिजनेस में चले जाते हैं। तो सारे लोग तो कामयाब नहीं होते, 5% लोग कामयाब होते हैं। लेकिन अगर लोग एक दूसरे को देखकर काम करें, अंडर वन स्पेस करें, अंडर वन रूफ करें और एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करके करें, तो इसमें जो सक्सेस जो रेशियो होती है ना, वो मोर देन 50% हो जाती है। अच्छा सर, आपकी जो वर्क स्पेस है बेसिकली मैंने देखा है कि इसमें मतलब बहुत डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं इन्वॉल्व हैं। तो आईटी रिलेटेड मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आईटी रिलेटेड कितने बिजनेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, मतलब अंडर वन रूफ जो ग्रो भी कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि बिकॉज़ आजकल की जो जनरेशन है, आपको पता है कि वो ज़्यादा फ़ोन यूज़र हैं, एंड्रॉयड यूज़र या जो भी उनके लाइक इंटरनेट यूज़र ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता, मुझे इसके हवाले से अपनी थोड़ी सी राय दें कि हमें क्या इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि हमारे बच्चे इन आम एक्टिविटीज़ से निकल के कुछ ऐसा सीखें जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों। लाइक आपको पता है कि आगे सारा दौर सारा जो आईटी का आ रहा है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, यूथ जो है हमारी, इन चीज़ों के हवाले से उनको नॉलेज नहीं है क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं जस्ट फ़ोन स्क्रॉलिंग पे अपना टाइम वेस्ट करते। तो आप उस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहेंगे कि बच्चों को या जनरेशन को क्या ऐसी चीज़ें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि हमारी जो है एक बेहतरी की तरफ हम लोग जा सकें? एक तो मुझे ना थोड़ा सा जवाब देने में थोड़ा सा टाइम दें प्लीज़, ताकि मेरी ना बात मुकम्मल हो जाए। मेरी बात जब तक मुकम्मल नहीं होगी ना, उस जो ऑडियंस है ना हमारे, उनको पता नहीं चलेगा मैं पूरी उनको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये जो है ना, जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ जो लोग बिज़नेस सीखते थे ना, वो दुकान पे मार्केट में गए, वहाँ पे एक बाज़ार है, बाज़ार के अंदर उन्होंने कहीं पे नौकरी की या बाप की दुकान पे गए, तो वहाँ से उन्होंने मुख्तलिफ बिज़नेस सीखा और वहीं पे उन्होंने वो काम कर लिया। और उस कपड़े को कहाँ से ख़रीदते हैं, कहाँ पर बेचते हैं, कपड़े की क्वालिटी क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है। तो आईटी के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर आप आईटी के घर में बैठकर काम करेंगे ना, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, इंडिविजुअल काम करेंगे, तो आप लिमिटेड काम करेंगे। ये जो वर्क स्पेसेस है ना, अमेरिका के अंदर भी जो इस वक्त आईटी से रिलेटेड का जो प्रोफेशन है ना, लोगों ने अपने सेपरेट ऑफिस बनाना छोड़ दिए हैं। अमेरिका में, यूरोप में बड़े बड़ी कंपनियां भी वर्क स्पेस के अंदर काम कर रही हैं। क्यों काम करती हैं? क्योंकि वर्क स्पेस में जितने भी 40 के करीब आईटी के सेक्टर्स हैं ना, उन सारों के डिफरेंट नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल होता है। वो अपने प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ शेयर करके, आइडिया शेयर करके, नई चीज़ें क्रिएट करके। देखिए अमेरिका में ये जो गूगल कहाँ पे बना, अमेरिका में, ये जो मेटा कहाँ पे बना, अमेरिका में, जितनी भी विंडोज वहाँ से स्टार्ट हुई, मोस्टली वैसी होती हैं स्टार्ट सारी। ये कैसे हुई? क्योंकि ये एक बंदे की मेहनत नहीं थी। हम समझते हैं कि ये एक बंदे की मेहनत है जी, कि ये बिल गेट्स ने बना लिया, फलां ने बना लिया, फलां होता है इसके बीच में। बैकग्राउंड के ऊपर इसकी पूरी टीम वर्क है। तो बड़ी बड़ी वर्क स्पेसेस के अंदर से आइडिया किसने बनाया, लेबर वर्क किसने किया, मेहनत किसने की, और उसकी जो है ना कोडिंग किसी और ने की, वो सारे लोग मिलकर फिर वो एक नई छोटी सी प्रोडक्ट बनी, फिर उसको उन्होंने एनहांस किया, उसके अंदर जिद्दत ले आए। तो ये जो हमारा वर्क स्पेसेस का इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड है। हमारे अभी तक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वर्क स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आप घर से उठें और वर्क स्पेस में जाकर एक छोटा सा दफ्तर लेकर अकेले बैठ के काम करें। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बड़े हब के अंदर जाएं जहाँ पे मेल फीमेल आईटी से रिलेटेड या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड लोग बैठे हों, ऑफिस वर्क करने वाले। फिर आप उनका पैटर्न देखें कि ये भी बिजनेस हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर उनके साथ आपके पीआर बने, फिर पीआर के साथ आपका कोई ना कोई किसी बिजनेस में कोलैबोरेशन हो, कोई नॉलेज आपका शेयर हो, आप उस बिजनेस में उनको सर्विसेज दे सकें, उनकी सर्विसेज ले सकें, तो ये एक जंक्शन बन जाता है। तो जो जंक्शन होता है ना, वो जैसे ट्रेन के जंक्शन होते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल फ्लाइट्स होती हैं। तो जब जंक्शन कोई चीज़ बनती है ना, वहाँ से फिर बड़े बिजनेस फूटते हैं। तो ये वर्क स्पेस हमारा बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठकर काम करेंगे, ज़्यादा बिजनेस के आइडियाज़ होंगे, सर्विसेज ज़्यादा होंगी, और फिर बाद में हमने इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके जो हमारा विजन है, जैसे मैं एक्सपोर्ट यूरोप अमेरिका में करता रहा हूँ, तो पहले मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। तो अब हमारी प्लान है कि फ्यूचर में जब हमारा, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन का बंदा नहीं हूँ, तो मुझे इनकी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आती, इनके डेप्थ का नहीं पता मुझे। मैं खुद तो हाथ से कोई कोडिंग नहीं कर सकता, ना मैं कोई
सॉफ्टवेयर खुद जानता हूँ, ना मैं कोई स्किल जानता हूँ। तो मैं फिर ये सारे काम जो है ना, बेसिक में इसकी थीम समझना चाह रहा हूँ कि ये इनका पैटर्न क्या होता है। जैसे आजकल आप हॉस्पिटल को देखें तो पहले डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल बनाते थे, आजकल बिजनेसमैन हॉस्पिटल बनाता है, वो डॉक्टर्स को हायर करके तो हॉस्पिटल चला रहा होता है। अब ये पैटर्न भी इसी तरह, कोई भी प्रोफेशन है वो इसमें बिजनेसमैन एक आ जाता है और वो इन सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करके उसका फिर एक नया, उनको कहते हैं जो वो खुद से बिजनेस कर रहे हैं वो भी करते रहे, अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करके वो तो यूं करके एक नया बिजनेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये भी इस हवाले से भी बताइएगा, बिकॉज़ हमारे जो आजकल फीमेल्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादा फीमेल्स का यही घरेलू मसला होता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, या हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, हमारा बैकएंड पे सपोर्ट नहीं है। तो आपका इस हवाले से क्या थॉट्स हैं कि एक फ़ीमेल के लिए आईटी कितना सपोर्टिव है? मैं समझता हूँ कि जो फीमेल को इस दौर में जॉब की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल सारे चेंज हो गए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गए हैं, और इंडिपेंडेंसी जो है ना वो हर जगह बहुत बुनियादी ज़रूरत बन गई है। तो अब पहले एक निज़ाम था जब अखराजात थोड़े थे, अब जो है ना एक जो आपका स्टेटस को का एक कंपटीशन है वो भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो उसके लिए जो है ना घरों के सारे निज़ाम को चलाने के लिए फीमेल घर में बैठकर वो काम करना ख़ास तौर पर जो फीमेल पढ़ जाती है तो वो चाहती है कि मैं कहीं ना कहीं अपने स्किल को, एजुकेशन को इस्तेमाल भी करूं। ऐसे ही है। तो इसके लिए तो मैं रिकमेंड तो करता हूं कि वो जॉब्स करें। अब फीमेल के लिए जो जॉब्स पहले समझी जाती थी वो समझी जाती थी स्कूल टीचिंग, ये सेफ जॉब है उनके लिए। बिल्कुल, अब तो वो भी सेफ नहीं रही। हाँ, वो खैर प्लस माइनस तो हर जगह पे होता है। हाँ, लेकिन कुछ इदारे हैं जो बहुत सेफ हैं, लेकिन आजकल चूंकि पता नहीं होता कि फीमेल कहाँ जा रही है, आवाज ही नहीं उठाते लोग, तो वो हाइड हो जाती है। फीमेल को अपनी रिस्पेक्ट बहुत अजीज होती है कि उनकी बदनामी ना हो, तो वो एक टॉपिक डिफरेंट है। लेकिन पहले एजुकेशन थी फीमेल के लिए, जॉब्स का एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फिर उसके बाद ये जैसे ब्रांड की शॉप्स खुली, इनके ऊपर सेल्समैन आ गई, इनकी मार्केटिंग के अंदर आ गई, फिर फैशन इंडस्ट्री में फीमेल्स आ गई और अपने ब्रांड और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद फीमेल अभी 1% भी प्रोफेशन में एज ए प्रोफेशनल नहीं आई, बहुत थोड़ी हैं, ना होने के बराबर। अभी भी वो मेल्स के जो है ना अंडर रह कर काम कर रही हैं। लेकिन कुदरत का निज़ाम है ना, कुदरत का निज़ाम है कि ये आईटी का अल्लाह ने एक ऐसा सेक्टर बनाया। आज से 50 साल पहले किसी को पता था कि इंटरनेट निकलना है और ये जो है ना सारा चीज़ें ही नहीं थी ना, ये ग्राफिक्स आनी है और ये जैसे जैसे वो जनरेशन मूव होती गई वैसे वैसे सारी चीज़ें अपडेट होती गई। पहले तो आईटी का कोई साइबर सिक्योरिटी होनी है और सारी चीज़ें अंडर सॉफ्टवेयर चलेंगी, जहाज भी उड़ेंगे। पहले तो होता था कि जहाज भी पायलट ने उड़ाना है, अब तो जहाज को सॉफ्टवेयर उड़ाता है, पायलट उसके अंदर होता ही नहीं है। तो पहले तो ये पता नहीं था, लेकिन अल्लाह जैसे जैसे वक्त बदलता है, अल्लाह पाक जो है ना निज़ाम को भी बदलते रहते हैं। तो अब ये जो आईटी का सेक्टर निकला है, इसके अंदर फीमेल के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बड़ी सेफ, साउंड और अर्निंग वाली जॉब है। और जितनी वो कोई भी मेहनत करे, मेल हो या फीमेल, वो इसके अंदर अपनी स्पेस बना सकता है। तो फीमेल के लिए आईटी सेक्टर, इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोफेशन हैं, अब कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है जो आईटी के बगैर चल सके। वो या तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, बैकएंड पे कोई ना कोई चीज है, बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ है, अकाउंट सॉफ्टवेयर हैं वो भी आईटी से रिलेटेड हैं, वो वेब डेवलपमेंट है, उस बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, उसको रन करना है, उसका एसईओ करना है, गूगल के ऊपर उसकी रेटिंग लेकर आनी है, उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना है, और उसके अलावा उसके यूट्यूब चैनल बनाने हैं, उसको प्रमोट करना है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, तो उसके लिए ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए ग्राफिक को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कोई भी बिजनेस है उसकी बुनियाद जो है ना वो सारे वो आईटी की है। कोई बंदा अपनी फैक्ट्री लगा ले, चाहे जितने भी अमीर हो, अगर वो आईटी को साइड पर रखकर कोई बिजनेस करना चाहे ना, तो इस पॉसिबल नहीं। तो फीमेल के लिए एक बहुत, क्योंकि फीमेल आइडिया क्रिएटिंग एक अल्लाह ने एक चीजें होती हैं, वो बनाती हैं। तो जो अच्छे बिजनेसमैन है ना, जो बड़ा जिनका विजन बहुत ज्यादा है, वो आइडिया क्रिएशन, डिजाइन क्रिएशन, फैशन क्रिएशन और उसके
उसके अंदर उसकी प्रमोशन और ये सारी फैशन के वाले से तो आपको हाँ, पता है खवातीन सबसे आगे होती हैं। सबसे आगे होती बिल्कुल। है। अच्छा सर, बेसिकली जैसे अभी आपने बताया कि फ़ीमेल के लिए आईटी रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बताइए बिकॉज़ आपने तो वर्किंग स्पेस अपनी की हुई है ना, रन कर रहे हैं आप, तो व्हाई नॉट आप इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आप कोर्सेज़ क्यों नहीं डेवलप कर रहे? आप क्यों नहीं इन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे कि आप भी ऐसी सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करें कि अंडर वन रूफ बच्चे ये आईटी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे सीखें, एक अच्छे बजट में रह के एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपसे सीखें। तो आपको इस हवाले से क्या आपको एक थॉट है कि आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, या आपका कोई माइंड है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से? इससे पहले मैं आपको एक बात का और जवाब दूं कि ये जो पहले तो ये है कि कोई भी ऑफिस एटमॉस्फेयर पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो फीमेल के लिए 100% सिक्योर हो। बिल्कुल। लेकिन ये जो वर्क स्पेसेस होते हैं ना, ये एक ऐसा एक सिस्टम बना है कि इसमें मेल फीमेल आते हैं और अपने अपने ऑफिस लेते हैं, अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, सब इंडिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पर वो जॉब करें या अपना ऑफिस लेकर काम करें। एक तो ये हमारा ये जो बिजनेस वर्क स्पेस है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो कंपनीज बैठी हुई हैं और वो कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं, किसी के पास 10 फीमेल हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 30 हैं, हत्ता कि हमारे पास कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास 50, 100 और हमारे पास 200-250 फीमेल अंडर वन रूफ जो है ना एक ही जगह के ऊपर काम कर रही हैं और सब सिक्योर हैं। और हमने कैमरा सिस्टम चीज़ें मैनेजर और उनके हर चीज़ को सिक्योरिटी को इतनी चीज़ों को, बल्कि मुझे हमारे यहाँ जितनी भी फीमेल काम करते हैं ना, मुझे बेशुमार फीमेल ने एक कमेंट किया, वो कमेंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सर हमें ना यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे हम अपने घर में फिर रहे हैं। हर तरफ से ऐसे ही चाहिए, एनवायरनमेंट ही ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्किंग पे, ताकि एक फीमेल एक इजीली आप वहाँ पे एक इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। ठीक। तो मैं ये कहूँगा कि जो फीमेल घरों से काम कर रही हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या वो कोई आईटी से रिलेटेड कोई काम कर रही हैं या कोई फैशन इंडस्ट्री में है, वो एक दफ़ा ना बिजनेस ऑफ वर्क स्पेस में आए ज़रूर। वो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो है ना वो मोर देन 200 ऑफिसेज हैं और यहाँ पर हमारे पास मोर देन 2000 लोगों की कैपेसिटी है। और वो जब ये 2000 लोग, वो भी स्किल्ड लोग, रॉ हैंड नहीं, अनपढ़ नहीं है, स्किल्ड लोग और पढ़े लिखे, सारे ही पढ़े लिखे, तो ये जब एक जगह पर आपको मिलते हैं तो आपको यूं लगता है जैसे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एक यूनिवर्सिटी में नहीं आए, आप कई यूनिवर्सिटियों के अंदर आप घूम कर डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, फिर आपको ऑब्जर्वेशन कर करके ना आपको सीखने का शौक पैदा होता है कि यार वो दफ्तर वाले ये काम करें, मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे अंदर एक जो इंसान के अंदर पैशन आता है ना, एक जज्बा, एक उम्मीद और एक जोश आता है। हमारे यहाँ एक ये भी कल्चर है कि यहाँ सीखने का, आगे बढ़ने का एक आपको जो ना, जैसे आप जिम में जाते हैं, कुछ ऐसा सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं अपना या करने का सोच रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसा सेटअप स्टार्ट करें जिसमें बच्चे आईटी रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ सीखें? आईटी के कोर्सेज करवाने वाले हमारे यहाँ काफ़ी इदारे हैं। हमारा मेन वो इंसेंटिव नहीं है, लेकिन हमारे ना जो नए लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम आईटी में अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं। हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, मेरे घर के 4 बच्चे हैं, उन्होंने ये एजुकेशन की इतने सालों से फारिग हैं, ये एजुकेशन की इतने सालों से फारिग हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। या कोई शादीशुदा फीमेल्स आती हैं, वो कहते हैं जी कि मैं शादीशुदा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या काम करूँ। तो लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उनको ना बिजनेस मिल रहा है ना जॉब मिल रही है। तो उसके लिए फिर हमने ये सोचा कि उन सबको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप आईटी के कोर्स करें, उसमें आप किसी एक प्रोफेशन को चूज करें, उससे आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा और फिर आप आईटी के बाकी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। तो उसमें हम जो है ना वेरी सून हम यहाँ से कोर्सेज शुरू करवा रहे हैं, जिसमें हमने मेन वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ऐप डेवलपमेंट के ऊपर कोर्सेज रखे हैं। इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर हमने कोर्सेज रखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने कोर्सेज रखे हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमने कोर्सेज रखे हैं। बच्चों को भी वो मिलता जाएगा, एक विजन मिलेगा कि हम अगर इन लोगों में बैठ के काम करें, अगर सीख रहे हैं तो हम इनमें बैठ के काम भी कर सकते हैं। मतलब हमारी स्टेज आप भी हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप देखें ना, ग्रेजुएशन या मास्टर करने के लिए अगर 16 से 18 साल लग जाते हैं और फिर भी उनको समझ नहीं आती कि हम क्या काम करें, तो इसमें साल 2 साल ये 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, ये 4 महीने के कोर्सेज होते हैं और वो अपने पाँव के ऊपर उनको एक रास्ता मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने किस तरफ जाना है। फिर वो उसके ऊपर सोचने शुरू कर देते हैं। अब मैंने देखा कितने ऐसे लोग हैं जो ग्राफिक उन्होंने
उन्होंने सीखी, मैं एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी 4 महीने 6 महीने लगा के। उसके बाद क्या किया उन्होंने ना, वो लिंक्डइन के ऊपर या मुफ्त प्रोफाइल अपने बनाए, और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ कंपनी के साथ इंटरनेट के ज़रिए से कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने छोटी छोटी ब्रांडिंग की जो है ना वो डिज़ाइनिंग बनानी शुरू की, और उस अपनी चीज़ को थोड़ी कीमत के ऊपर बेचना शुरू की। तो उन किसी, क्योंकि क्रिएशन तो इंसान के अपने अंदर होती है ना, स्किल तो सिर्फ उसको बताता है कि तुमने उसको यूज़ कैसे करना है, स्किल तो ये बताता है। तो वो क्रिएशन, जिन लोगों के अंदर क्रिएशन इटसेल्फ बिल्डअप होती है, बाय बर्थ होती है, या उनके अंदर पैशन होता है, शौक होता है, तो फिर वो लोग जो है ना इसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इसमें आगे बढ़ते भी हैं। तो हमने ऐसे ही देखा कि एक फ़ीमेल ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, 4 महीने लगाए, और उसने फिर उसके अंदर किसी कंपनी के साथ थोड़े पैसों के ऊपर जॉब की हमारे इदारे के अंदर। क्योंकि हम ना सिर्फ ये नहीं करवाते कि हमने उसको कोर्स करवा देना है, हमने उसको कोर्स करवाना है, फिर उसकी इंटर्नशिप यहाँ पे करवानी है ताकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाए, प्रॉपर स्किल आ जाए उसकी। हाँ, प्रॉपर उसको प्रैक्टिकल यूज करना आ जाए अपने स्किल को, जो उसने एजुकेशन लिया हमसे, कोर्स लिया है। सर वो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली वर्क करवाएंगे या थ्योरेटिकली? नहीं, हम पहले तो उसके कोर्सेज उसको पढ़ाएंगे, प्लस उसका अपने लैपटॉप होंगे, लैपटॉप के ऊपर उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे, फिर उसको अमली लाइफ में उसने कैसे यूज करना है। उसके बाद हमारे पास मोर देन कोई 100 से ऊपर कंपनीज बैठी हैं, तो डिफरेंट कंपनीज में उनको इंटर्नशिप करवाएंगे। वो देखेंगे ये कंपनी इस चीज में काम कर रही है, तो वहां से उनको काम करने का पैटर्न का पता चलेगा। फिर अमली जिंदगी में वो इंटर्नशिप के बाद वो थोड़े से दिलेर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो थोड़ी छोटी जॉब के ऊपर लग जाएंगे। फिर जॉब से लगने के बाद 1 साल 2 साल के अंदर अंदर ना, फ्रॉम कोर्स टू एंड, वो एक अपने बिजनेस को प्रोफेशनल बन जाएंगे और अपना बिजनेस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस, खुद को बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। होपफुली कि ये बहुत अच्छा आपका एक अच्छा विजन है आपका कि बच्चों को प्रमोट करना है। अच्छा सर, बेसिकली हमारे देखा जाता है हमारे माशरे में, बिकॉज अब आप देख रहे हैं कि स्टडी गैप जो है वो बहुत एक तरह से स्टडी ख़त्म ही होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि स्टडी ज़्यादा होना ज़रूरी है, तालीम ज़्यादा होना ज़रूरी है, या स्किल्स आपके पास ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि देखें, अब बेसिकली जब हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्किल के अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। हम देखते हैं जब हम बाहर मार्केट में या इधर कहीं मूव करते हैं, लेकिन हम समटाइम ये भी देखते हैं कि एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होता है, वो बिल्कुल स्किल लेस होता है, उसको कुछ भी नहीं आता होता, वो बिल्कुल ज़ीरो पे स्टैंड होता है। तो आपका क्या इस हवाले से कुछ है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारे साथ शेयर करें। बिकॉज आपको पता है कि आजकल की जनरेशन बिल्कुल हमारी ज़ीरो पे स्टैंड कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि स्टडी ज़्यादा होना ज़रूरी है या आपके हाथ में हुनर होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, ये एक बात आपने, ये क्वेश्चन आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वक्त हमें ना उन्होंने भीड़ चाल के पीछे लगाया हुआ था कि आप पहले मैट्रिक करें, फिर एफए करें, फिर ग्रेजुएशन करें 4 साल लगा के, फिर मास्टर करें, और उसके बाद आपको पता नहीं आपका फ्यूचर क्या है। बिल्कुल। और उस सारी एजुकेशन का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई 1% भी लेना देना नहीं होता। तो सिवाय इसके कि आपको पैंट पहननी आ गई, आपको शलवार कमीज पहनने आ गई, आपको कपड़े पहनने आ गए, आपको जो है ना बातचीत करनी आ गई, वो तो आप मुआशरे में वैसे भी सीख जाते हैं। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आप सोशल मीडिया से जो अनपढ़ मेल फीमेलों ने जो सीखा है वो इतनी अडॉप्ट कर लेंगे, बल्कि वो पढ़े लिखे लोगों से फैशन इंडस्ट्री को ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात आ गई कि इस वक्त जो आने वाला दौर है ना, अगर हम नेक्स्ट 50 या 100 ईयर्स को प्रेडिक्ट करें, तो उसके अंदर जितना भी आईटी से रिलेटेड कोई किसी के पास स्किल होगा ना, तो उसका सर्वाइवल है। एजुकेशन वाले के पास सर्वाइवल नहीं है। और उसकी मैं आपको मिसाल ये दो, देखें हमारे यहाँ 2 डिग्रियां बड़ी मशहूर है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। ठीक है। अब डॉक्टर को जो है ना वो आईटी ने ना रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मैंने अमेरिका में देखा है कि अमेरिका में ऐसी ऐसी कंपनियां डिज़ाइन हो गई हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें डिज़ाइन की हैं कि मशीन के अंदर आदमी को लिटाए ना, तो वो अप टू 600 टेस्ट जो है ना एक मशीन उसके कर लेती है। पाकिस्तान में अभी तक 50 से ज़्यादा टेस्ट यानी पैदा ही नहीं हुआ है। पाकिस्तान में 50 से भी कम टेस्ट हैं। वो 600 तक टेस्ट करती है, फिर साथ ही प्रिस्क्रिप्शन निकालती है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या आपको अंदर इस चीज़ की कमी है, आपको ये लेना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन भी खुद निकाल देगी, तो डॉक्टर गायब हो गया,
डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ सर्जन की ज़रूरत होगी जिसने उसको चीर फाड़ करना है। बिल्कुल। तो एक तो डॉक्टर रिप्लेस हो रहे हैं, ऐसे ही जो लॉयर्स हैं लॉयर्स रिप्लेस हो रहे हैं। लॉयर्स कैसे रिप्लेस हो रहे हैं कि सारा जितना भी उनका जुडिशियल सिस्टम है, उनके जो इमिग्रेशन सिस्टम है, कोई भी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके ऐप्स बन गई हैं। ऐप्स बन गए। वो लोग ऐप्स के अंदर अपना प्रॉब्लम लिखते हैं, वो डायरेक्ट इदारों की अपनी अलग अलग ऐप्स हैं, प्राइवेट लोगों ने उसके ऐप्स अलग अलग बनाई हुई हैं। आपको जिस टाइप की भी आपको डायरेक्ट इदारे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इदारे के ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप अमेरिका में अपना प्रॉब्लम बताएंगे, इदारा आपको जो है ना उस ऐप का रिप्लाई कर देगा और आपका प्रॉब्लम बैठे बैठे लॉ प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम जो भी आपका है, लीगली सॉल्व हो। हाँ, मियाँ बीवी का इश्यू है, कोई प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का इश्यू है, कोई आपका कोर्ट केस का इश्यू है, आपको कोर्ट से डायरेक्ट आपका उसको सोल्यूशन आ जाएगा। वो आपसे एविडेंसेस बनेंगे, हत्ता कि कोर्ट के जो फैसले हैं ना, आप किसी की कोई लिटिगेशन चल रही है वो भी बाई सॉफ्टवेयर जो है ना वो बेसिकली सर ये चीज़ें ज़्यादा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है सियासत है ज़्यादा, तो वो अदारे हैं वो आपको अपने नीचे दबा देते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में इतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं, बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है सियासी सिस्टम ज़्यादा हमारा अप होता है और अदारे हमारे डाउन होते हैं, क्योंकि एक अगर कोई बड़ा अगर आके कह दे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो फिर प्रॉपर एक चीज़ वो बंद हो जाती है वो चीज़। तो इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो वो आप उस हवाले से अपना कुछ आइडिया दें हमें कि जो न्यू जनरेशन है, वो यूथ है, वो कैसे मूव करे। देखिए, इसको ना आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि आपकी किसी भी काम की आपकी सोच, जिसको हम बुनियाद कहते हैं, फाउंडेशन आपकी क्या है। मैंने देखा, अगर हम बिल्डिंग को फाउंडेशन को समझने के लिए पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो घर बनते हैं ना, ये घर 30 या 40 साल बाद दोबारा गिराए जाते हैं, दोबारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी फाउंडेशन जो होती है ना वो 13 इंच की, 9 इंच की दीवारें या 4-4 इंच के पर्दे, और वो घर को ये बनाया जाता है कि बस एक ही जनरेशन ने रहना है और उसके बाद घर का मॉडल, डिज़ाइन, फैशन चेंज हो जाता है, वो फिर गिर जाना है। जबकि यूरोप में, अमेरिका में 400, 600, 800, 1000 साल पुराने घर भी मौजूद हैं। आप इटली में चले जाएं, वीनस जो एक शहर है वो सारा का सारा पानी के ऊपर बना हुआ और 400 साल पुराना शहर है। 400 साल से उसकी कोई बिल्डिंग चेंज ही नहीं हुई। 400 ईयर्स हो गए। मैं जर्मनी में एक घर में गया तो जर्मनी में मैंने देखा वो घर जो है ना 1000 साल से पुराना घर था। वो सिर्फ पेंट उसका चेंज कर देते हैं कि 5, 10, 15 साल बाद, बाकी घर की बुनियाद, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो ये उन्होंने सोचा कि वो जो भी काम करते हैं ना, वो उस काम से ना एक दफ़ा फारिग हो जाते हैं। हम उसी काम में, मैंने घर बनाया, फिर मेरे बच्चों ने दोबारा घर को या तो गिरा के बनाया या नया घर बनाया। ठीक है, हमारी जनरेशन, आधी से ज़्यादा जनरेशन तो एक ही काम को मल्टीपल जनरेशन, 10 जनरेशन वो काम हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब करते ही नहीं है मजबूत। वो मुल्क डेवलप्ड इसलिए हुए हैं कि वो एक काम को करके परमानेंट फारिग हो जाते हैं, फिर वो अगला काम करते हैं। हम उसी काम को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सेम इसी पैटर्न के ऊपर मैं अब मैंने मिसाल इसलिए दी कि मेरी अगली बात को आप समझ सकें। ये जो IT स्किल है या ये जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है या फ्यूचर ये जो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, गैजेट्स का बिजनेस है, इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे आने वाला जितना भी वक्त है ना, आगे 50-100 साल, अगर हम उसको देख कर काम नहीं करेंगे, अपने आप को, अपने बच्चों को अपग्रेड या स्टडी नहीं करवाएंगे और हम अपने हुकूमत के प्रॉब्लम देखते रहेंगे, अपना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते रहेंगे कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर हम एज ए लेबर यूज हो जाएंगे। अगर हमने मोस्टली हो भी गए तो एक तो यह है कि अपनी एजुकेशन को मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन वरना इंटर तक आपको ख़त्म करके फिर आपको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में आपको जितनी भी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डीप सीक आ गई, इसी तरीके से और मल्टीपल ऐप्स आती जाएंगी जिसमें आपको दुनिया जहान का, गूगल है, गूगल के ऊपर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है, मेटा है, तो दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, यूट्यूब्स के ऊपर मिल जाएंगी। आप आजकल किसी बंदे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या करता है, यूट्यूब खोल लेता है और उसके अंदर से इवन के खाना पकाने की भी रेसिपीज दुनिया जान के उसके ऊपर पड़ी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना वो
पढ़ाई करते करते आप 16 साल या 18 साल या 20 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दें, आप स्किल की तरफ जाएं, उस स्किल के अंदर अपना प्रोफेशन अच्छे से अच्छे चूज़ करें। और मैं आईटी के अंदर जितने प्रोफेशन है ना, उसमें पाकिस्तान जो सबसे पीछे है वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फ्यूचर का आने वाला साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये सारी ये चीजें। सारे अब इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये स्किल सीखने, अब इसके अंदर जितने फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल गोल्ड की ट्रेडिंग है, बिल्कुल। आपके अंदर ये बिटकॉइंस और इस तरह की डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि गेमर, फ्रॉडिये और जो है ना 2 नंबर ऐप्स वाले, और वो आपके जो है ना वो डबल शार टाइप के लोग जो है ना वो आएंगे और आपका जो है ना सब कुछ पहले आपको नफ़ा देंगे, फिर सब कुछ आपसे उठाकर वो लेकर चले जाएंगे। और इस तरीके से ये जो हमारा शेयर का बिजनेस है, इंटरनेशनल शेयर मार्केट है, न्यूयॉर्क की शेयर मार्केट में देखें उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। आने वाले वक्त में तो मुझे तो यूँ लगता है कि बैंक सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा अगर हम अगले 10 साल को प्रोडिक्ट करें। ये पेपर नोट भी शायद ख़त्म हो जाए और डिजिटल करेंसीज आ जाएं, तो ये चीज़ें आपको आईटी वालों को, जो लोग इन सारे डिजिटल सिस्टम को समझते होंगे ना, वो फिर समझ जाएंगे, उनको समझना निस्बतन बहुत आसान होगा। और वो किसी भी ट्रेड प्रोफेशन के अंदर जब वो जाएंगे तो उसमें उनको नाकामी नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ आजकल के जो नौजवान जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, वो ऐसे खुफिया बिजनेसमैन हैं, वो पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, बताते भी नहीं है। और गवर्नमेंट को इस बात का इसलिए पता है, गवर्नमेंट कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज आ ही रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज, तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखे, तो गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट किया। मैं इस बात में गवर्नमेंट का बहुत हामी हूँ कि गवर्नमेंट ने हर एक को, यार वैसे तो इनका स्टाइल गवर्नमेंट का ये होता है जल्दी से शिकंजा डाल देते हैं, डरा देते हैं, लेकिन अभी ऐसा डाल रहे हैं आपको शिकंजा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में गवर्नमेंट डराए ना खौफ ज़्यादा ना करे, उस मुल्क की आवाम बहुत तरक्की करती है। अगर आप क्योंकि पंजाबी में एक फ़िक्र है, मारा नाल डराया चंगा होता है। गवर्नमेंट डराती भी है और वो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी सारी की सारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। हमारे मुल्क में जितनी भी पिछली हुकूमतें आई हैं ना, इन्होंने बिजनेसमैन को, यंग जनरेशन को, हर एक को ना इतना डराया, इसके ऊपर टैक्स, वरना ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा। उससे क्या हुआ, जितना पैसा उनके पास यहाँ पे बगैर टैक्स वाला पड़ा हुआ था ना, ब्लैक मनी हम जिसे कहते हैं, जो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं होती, वो सारा उन्होंने यहाँ से शिफ्ट डिफरेंट मुल्कों में कर दी। वो इन्वेस्टमेंट सारी यहाँ पे कम हो गई। वो घरों के मरला वगैरह पे भी टैक्स सारे लगे थे, इवन इस हद तक टैक्स वगैरह लगाते। हाँ, हमारे यहाँ खौफ बहुत फैलाया जाता है, इतना खौफ फैलाया जाता है कि वो इदारे ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जनाब आप देखना हम इनके साथ करते क्या है, और प्राइम मिनिस्टर भी ये कहता है कि जनाब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मारो, जान से मार दो, मुझे टैक्स रिकवर करके दो। डर जाती है, अवाम पहले डर जाती है। हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर है ना, वो शरीफ बंदा होता है, वो खौफ ज़्यादा हो जाता है। बदमाश को तो पहले भी कोई खौफ नहीं था, बाद में भी कोई खौफ नहीं है। बदमाश में बड़े कौन है? पॉलिटिशियन है, जिनका बहुत हाथ पड़ता है, वो जल्दी से टैक्स से वो, मेरे ख्याल से आपको पाकिस्तान में सर्वाइवल के लिए आपके बैकएंड पे हाथ, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन वही बनता है जिसने अपने कोई कारोबार जो है ना वो टैक्स से इस्तेस्ना लेने हो और टैक्स कम देना हो, और वो अपने आप को जो है ना उन्होंने, आपके लिंक बहुत काम आते हैं पाकिस्तान लिंक, हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड है, लिंक कम आते हैं। लेकिन बार हमारा ये टॉपिक हट गया, हमारा टॉपिक था आईटी से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि स्किल सीखना चाहिए, स्किल आपको गिरने नहीं देता। हुनर को तो इस्लाम ने भी पसंद फरमाया कि हुनर जो है ना इंसान आपका चलता है, हाँ चलता रहता है। अब पहले हुनर होता था, लकड़ी का काम सीख लिया, प्लम्बर का काम सीख लिया, ये भी हुनर है, ये बहुत हुनर है, ये प्रैक्टिकल हुनर है। लेकिन सारी दुनिया तो प्लम्बर नहीं बन सकते, सारी दुनिया कारपेंटर नहीं बन सकते, सारी दुनिया वो मिस्त्री नहीं बन सकते। तो लोगों को ये जो डिजिटलाइज इंटरनेशनल जो हुनर्स हैं वो सीखने चाहिए। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। बेसिकली आपका होता है कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, मोस्टली हम अब बाय ऑन में अगर अपनी बात करूं, मैं काफ़ी इदारों में भी ऐसे गई हूं, तो जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं ये वाला स्किल सीखना चाह रही हूँ, तो फर्स्ट दे आस्क के आप कौन सा, आपकी स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्टडी फील्ड से हैं। बेसिकली आपको क्या लगता है इन चीज़ों में कि स्टडी फील्ड का भी होना आपका ज़रूरी है, बैकग्राउंड आपका स्टडी का भी होना ज़रूरी है। लाइक अब जैसे एक डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, अब उसका पीछे फील्ड का सेम होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, थोड़ा सा इस हवाले से भी मुझे बताइएगा। ये इस बात को समझने के लिए ना एक बात को पहले और समझना पड़ेगा। कोई बंदा भी हमारे यहाँ कोई स्किल सीखता है ना, तो अपने स्किल से, अपने जो वो सीख रहा है ना, जैसे आईटी की हमने बात की, कोई कोर्स ले रहा है ना, वो उस कोर्स में सीरियस नहीं है हमारे बच्चे।
वो सारा दिन टिकटॉकें बनाएंगे, बिल्कुल। फिल्में देखेंगे, गाने सुनेंगे, बाजार जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और 1-2 घंटे का लेक्चर लाकर सुनकर तो वो कोर्स लेकर तो समझेंगे कि हम तो ने कोर्स किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोर्स कोई भी लेने के लिए मतलब ये होता है कि आपने 1-2 घंटे 4 घंटे अगर आपने कोर्स लिया ना तो घर में आकर उसका डबल टाइम, यानी अगर आपने 2 प्रैक्टिस घंटे कोर्स ज़रूरी पढ़ के होती है आएंगे इसमें। तो आपको 6 से 8 घंटे आपने आकर उसके ऊपर काम करना है, वरना उस कोर्स का आपको फायदा नहीं होगा। तो उसमें आपको सिंसियर होना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक दफ़ा अपने आप को गुम करना पड़ता है, पागलों की तरह उसके पीछे भागना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल एक दफ़ा ज़ीरो करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जो बंदा मिट्टी में जो मिट्टी हो जाता है ना, अल्लाह उसको क्या करता है, पौधे की शक्ल पौधे दे। की शक्ल नवाजता। तो सही। तो फिर अपने आप को जब आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी इन चीज़ों को आगे पीछे करते हैं तो उससे फिर जो है ना आप उस काम को सीख जाते हैं। अब हमारे यहाँ कोर्स करने वालों की तादाद मिसाल के तौर पर 10,000 है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, होता है तो लाखों में, बिल्कुल। उसमें 10,000 में से मुश्किल से 10% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो उस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन हार्डशिप के साथ सीख रहे हो और उसके अंदर अपने आप को इतना गहराई में इन्वॉल्व करके उसका प्रैक्टिकल करें, उसके ऊपर तजर्बे करें, उसको यूट्यूब से भी सीखें, कोर्स भी जाके करें, उसको जो है ना डिफरेंट एंगल से उसका कंपनीज में जाकर उसका देखें रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये एक, जैसे मेरा एक बेटा अमेरिका में गया, सबसे छोटा, तो पहले वो जाके ना वो इंजीनियरिंग में चला गया, फिर उसने कोई और एजुकेशन का फैसला किया, फिर उसको किसने, हमें दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप ये दोनों काम गलत कर रहे हैं, फिर हमने उसको सॉफ्टवेयर में भेजा, तो वो सॉफ्टवेयर में वो फैसला बहुत अच्छा हो गया। हमने उसके 1 सेमेस्टर के पैसे ज़ाया किए, वो उसने कर लिए थे इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर हमने उसको जो है ना आईटी के अंदर मूव किया और उसका जो है ना वो आज वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा है और वो इस सारी चीज़ों को अमेरिकन बिल्कुल लेवल की जो आईटी टेक्नोलॉजी है ना उसको वो यूज़ कर रहा है। ग्रेजुएशन भी उसने वहीं से की और मास्टर भी उसने वहीं से किया और वो अच्छी कंपनी को, एक यूनिवर्सिटी के साथ वो काम करता है और बड़ा अच्छा उसका वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो कि उससे क्या हो गया, माइंडसेट ज्यादा इस चीजों में। हाँ, उसके डायरेक्शन ठीक हो गए बिल्कुल। कि उसने अपने सब्जेक्ट, उसका कोर्स, उसकी डिग्री, ये आपकी डिग्री अगर आप गलत हो गई है ना, आपने प्रोफेशन गलत चूज कर लिया तो आपको उसकी सारी उम्र कीमत अदा करनी पड़ती है। सही है। अच्छा सर, ये तो सारी चीज़ें चले हो गई कि एक हमारा एक नॉलेज आता है हर चीज़ में, आपको लाइक आईटी का इंटरफेयर है। अब मुझे थोड़े से इस हवाले से भी बताएं, बेसिक आपको पता है कि कुछ लोग अब मोस्टली इन चीज़ों को ज़्यादा करें प्रमोट कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। लाइक आपको क्या लगता है कि एक हाइब्रिड जॉब में और वर्क फ्रॉम एक रिमोट जॉब में क्या डिफरेंस है और इनका क्या मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट एक ह्यूमन बीइंग पे जाता है और क्या चीज़ें इन चीज़ों में ज़रूरी हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा बेस्ट रहता है या हाइब्रिड जॉब ज़्यादा बेस्ट रहती है? हमारे, मैं पहले एक बात कहूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट का पैटर्न है ना वो ये है कि हमारे टैक्सेस जो है ना यूरोप अमेरिका की तरह अवाम दे हर चीज़ के ऊपर टैक्स, 45% टैक्स, और सहूलतें अथूपिये वाली हैं। अफ्रीकन मुल्कों के जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना एजुकेशन हम खुद लेते हैं, हेल्थ हम के ऊपर एक्सपेंस हम खुद करते हैं, बच्चों के लिए बिजनेस हम खुद एस्टेब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट हमें किसी भी फोरम के ऊपर सपोर्ट नहीं करते, बिजली हर चीज़ हमारे ऊपर ना एक बर्डन होता है। हमने अपनी ज़िंदगी की सर्वाइवल की जो जंग है ना वो खुद लड़नी होती है। तो ये सेम इसी तरीके से हम मॉडल हम देखते हैं अमेरिका यूरोप का, जैसे गवर्नमेंट देखते हैं कि जी उधर वो इतना टैक्स देते हैं, उधर वहाँ पे ये सिस्टम है, वहाँ जैसे इमरान खान हर चीज़ में इसी बात की मिसाल देता था, अमेरिका में ये होता है, यूरोप में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, यूरोप में ये होता है। तो वो इस बात को लेकर यहाँ पे वो फार्मूले अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा गलत होता है। हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ के हालात डिफरेंट होते हैं, हर घर की स्टोरी डिफरेंट है, हर शहर के अंदर रोज़गार डिफरेंट है, गुर्बत के लेवल डिफरेंट है। हमारे ऊपर यूरोप अमेरिका वाले फार्मूले हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते। सेम इसी तरीके से ये जो वर्क फ्रॉम होम और ये जो हाइब्रिड, आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड जॉब मिल जाए कि घर से बैठकर काम हो जाए और कहीं जाना ना पड़े, ये पैटर्न बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। ये हमारे ऊपर ये पैटर्न अप्लाई नहीं होता। हमारे अंदर जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना तो हम अपनी जॉब से एक तो सिंसियर ख़त्म हो जाते हैं, हमारे अंदर सीखने की सारी जो सलाहियत है ना वो आधी रह जाती है। हमारा अभी जो मुल्क का, जो हमारी आवाम का, हमारे कल्चर का, हमारे लोगों की मेंटेलिटी
देखिए मैं एक दफ़ा जर्मनी में था, तो एक मैं मस्जिद में देखा कि उन्होंने ना एक रंग को पेंट करने वाला ना मस्जिद को एक उन्होंने वो कारीगर लगाया हुआ, जिसे हम रंग साज कह लें आप। मैंने उससे पूछा, यार ये तुम लोग मस्जिद को ताला लगा के चले जाते हो, तो ये रंग कर रहा है, पाकिस्तानी लोग थे, तो ये दरमियान में छुट्टी करके बैठ जाए, तुम लोग तो इसको हफ्ते के बाद पैसे दे देते। उसने कहा यहाँ लेबर का भी एक माइंड सेट है। लेबर ने ड्यूरिंग जॉब ना फ़ोन सुनना है, ना स्मोक करना है, ना फारिग बैठना है, माइंड सेट है। लेबर की भी मेंटेलिटी बनाई जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ तो लेबर के आप मालिक थोड़ी देर के लिए इधर हो जाए तो सारी लेबर जो ना धड़ल्ले से बैठ कर तो वो गप्पे शप्पों में मसरूफ हो जाती है, गॉसिप पॉइंट बना जाते। तो हमारे यहाँ ये जो वर्क फ्रॉम होम है ना, हाइब्रिड जॉब, ये अभी प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। मैं ये समझता हूँ इसके लिए हमें बड़ी बड़ी वर्क स्पेसेस गवर्नमेंट को खुद भी डिज़ाइन करने चाहिए, जहाँ पे IT के सीखने वाले लोग जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, उनके पास ऑफिस एटमॉस्फेयर हो, मल्टी टास्किंग लोग हों, मल्टी एक्सपीरियंस लोग हों, और वो एक दूसरे को हेल्प आउट करें। एक माहौल बने, जैसे जिम में माहौल होता है ना, एक बंदा वर्कआउट करता है तो उसका घर में कभी भी नहीं दिल करता कि मैं घर में वर्कआउट करूं, लेकिन वो जिम में जाता है तो वो माहौल जो होता है ना, एटमॉस्फेयर, वो उसको जो है पुश करता है, उसको वो एक हिप्नोटाइज होता है, वो बंदा उस माहौल में रच बस जाता है। आप जब ऑफिस में आते हैं ना, आपकी सारी थीम ही चेंज होती है, आपका दिमाग के सोचने का सारा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। आपको घर छोड़कर जब आप यहाँ आते हैं ना ऑफिस में, तो आपकी सारी चीज़ें, आपको आधी से ज़्यादा बल्कि 80% चीज़ें घर की वैसे भूल जाती हैं। ऐसे फिर वो आपकी यहाँ की चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट, जब आप घर जाते हो तो आप देखे होंगे आपको ऑफिस की 70% चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये एक माहौल का फ़र्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ऑफिस का माहौल देना चाहिए। ऑफिस में आकर इंसान कॉन्फिडेंस आता है, लोगों से बातचीत करना आता है, काम करने का शौक़ पैदा होता है, दूसरे कामयाब लोगों को देखकर खुद कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का शौक़ पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑल टुगेदर होकर जब हम बंदे मेहनत करते हैं तो फिर आगे चीज़ें चलती हैं। अच्छा सर, बेसिकली जैसे कि अभी हमने देखा कि आपका इतना बड़ा सेटअप है माशाल्लाह से, तो जैसे अभी हमने साइबर सिक्योरिटी पे बात की कि हमारी जो है कि साइबर सिक्योरिटी की बहुत अभी लो है, हम इन चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले। तो आपको क्या क्या चीज़ें एज अ बिजनेसमैन मैं आपसे एक पूछ रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस के रिलेटेड वरीड होंगे कि हमें उन चीज़ों को कैसे सिक्योर करना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट की, वाई नॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करें। क्या पता कुछ लोग ऐसे हों जिनको इन हवाले से पता ही ना हो कि हमने अपने बिजनेस में कैसे कैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो मुझे कुछ इस हवाले से बताएं, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बिग लेवल पे है, तो आपने इन चीज़ों को कैसे सिक्योर किया? साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए ना, आपको दुनिया के जो अमीर तरीन मुल्क है ना, जिसको हम सुपर पावर्स कहते हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना बन गया है, पहले इनकी स्ट्रेटेजी को देखना होगा। ये लोग ना, ये जो दुनिया असला बेचती है ना, जो मुल्क असला बेचते हैं, वो दुनिया को वो कहते हैं हम सिक्योर कर रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला जो बिजनेस है ना, वो सिक्योरिटी है। आप देखिए पूरे मुल्क का अगर आप बजट गिने ना, 100 रुपये बजट है, तो उसमें 70% सिक्योरिटी के ऊपर जाता है, 30% के ऊपर सारी अवाम की 500 किस्म की जरूरत। यानी अब यहाँ से अंदाजा लगे सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अमेरिका में भी सबसे बड़ा जो बिजनेस, अमेरिका में देखे इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है और रॉ मटेरियल जो है ना वो महंगा है। इसी तरीके से यूरोप में इंडस्ट्री नहीं है, यूरोप में हाईटेक टेक्नोलॉजी है, और रशिया में वो इंडस्ट्री नहीं है। तो ये जो है ना, ये लोग पैसा कमाते हैं पूरी दुनिया से कि तुम्हारे मुल्क को कुछ हो ना जाए, ये वो सारा वेपन बनाते हैं, और वो वो सिक्योरिटी की वो सारी चीज़ें, गन्ने बनाते हैं, असला बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, और वो उनको बेचते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस इन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ। अभी आप करंटली देखें, जो सऊदी अरब के जो वलीअहद है सलमान जो क्या नाम है उसका, उसने सबसे बड़ी जो डील की है, $14 बिलियन उसने जो है ना उसका वेपन जो है ना अमेरिका से खरीदा है, एग्रीमेंट की है। अब पाकिस्तान के पता नहीं कितना बजट है, वो पाकिस्तान तो उस मेरे ख्याल में 14 साल भी लगा रहे तो उतने पैसे मुझे इसका पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट है
किसी भी, आज देखें अभी पिछले दिनों में इंडिया पाकिस्तान का इशू कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें देखें अगर हमारे पास अब फजाइया की वो सिक्योरिटी ना होती जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, और उन्होंने उनके जो है ना वो राफेल को ना गिराया होता, तो आज पाकिस्तान का बुरा हाल होता। ठीक, तो ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे गधे ये जो है ना ये गधे की तरह नोचने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये मुफ्त का माल है, तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी रखना बहुत, और आज ये अरबों को भी महसूस हो रहा है कि हमारे पास अच्छी आर्मी नहीं है, हमारे पास वेपन्स नहीं है, तो हमारी सिक्योरिटी जीरो है। बिल्कुल। और ये अमेरिका के नीचे लगे भी इसलिए रहते हैं कि उनको पता है कि यार हमारे मुल्क का अफरा तफरी मैंने इन्हीं मुल्कों ने डालना है, तो उनके साथ वो डीलें करते रहते हैं। तो इस हिसाब से पहले तो मैंने बताया कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं आपको इस तरफ आऊँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। अब दुनिया के जितने वेपन्स हैं, चाहे वो उसमें आपके ये जो है ना मिसाइल हों, आपके जो जंगी जहाज़ हैं ये आपके जो है ना वो हों, या आपके पास जितने भी आबदोज़े हैं जिसको हम जो है ना सबमरीन्स कहते हैं, मतलब तो हर तरह का आला, ये सब चीज़ें अंडर सॉफ्टवेयर चली गई हैं। बिल्कुल। अब इन सॉफ्टवेयर के अंदर रहकर ये इसकी कोडिंग को डिकोड करना, इसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं कि ये कोई इसको कोई डिकोड ना कर ले। अब हवा में जहाज़ उड़ रहा है और उसमें मुसाफिर भी हैं या कोई असला है या कोई सामान है, और उस जहाज़ को वहाँ पे हाईजैक करना है। पहले तो वो गन्नों के साथ बंदे जाते थे हाईजैक करने के लिए, तो अब तो वो ज़माना नहीं है। अब डायरेक्ट वो सॉफ्टवेयर को जो है ना हैंग कर लेते हैं, और उसके अंदर जो है ना उसकी जो वॉल्स होती हैं सिक्योरिटी की वो उसको तोड़ देते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को जो है ना वो ब्रेक करके, तो बैंकों के सॉफ्टवेयर को ब्रेक करते हैं, बैंकों में से पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो बड़े बड़े क्राइम अब इसी तरीके से हो रहे हैं। सबसे बड़ा क्राइम दुनिया में यही होता है। सर मेरे ख्याल से कि अब अगर हम एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ भी हमने एक डिस्कस की, बेसिकली मेरे ख्याल से कि अगर हम आईटी के हवाले से भी अगर डिस्कस करें तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज़्यादा है इसका इस चीज़ के। मैं पहले सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। तो साइबर सिक्योरिटी अगर आपने सब कुछ आईटी का सीख लिया और आप उसको प्रोटेक्ट ना कर सके, आपने कंपनी डिज़ाइन कर ली, वेबसाइट बना ली, आपने बिजनेस को फ्लोट कर लिया, प्रोडक्ट आपकी लॉन्च हो गई, आपने पैसा कमा लिया, और आपके सारे के सारे बिजनेस को रातों रात एक हैकर ने आपकी साइबर सिक्योरिटी तोड़कर उसने सारी चीज़ों को क्रश कर दिया, तो आपकी तो पूरी एम्पायर ख़त्म हो गई। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बगैर बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल बहुत ख़तरे में रहता है। अब आप अगला क्वेश्चन आप अपना करें। यही मैं इसी हवाले से डिस्कस कर रही थी कि बिकॉज आप साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है हमारे आईटी का, लेकिन मेरे ख्याल से कि लोग इसको एक नेगेटिव वे में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने इसका बहुत एक नेगेटिव वे में भी लेके चले गए हैं, सिक्योरिटी को भी, आईटी रिलेटेड, मतलब बहुत एक इनसे बहुत गलत फ़ायदे भी उठा रहे हैं इन चीज़ों से। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, दुनिया में 5% ना कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी मिल है, उसमें 2 से लेकर 5% या 10% उसमें नेगेटिविटी होती है, चोरी होती है, मिसयूज़ होता है, गलत इस्तेमाल होता है, और चीज़ें ख़राब भी होती हैं। लेकिन आप उसकी वजह से 90% चीज़ों को आप पेंडिंग नहीं कर सकते। तो ये जब से दुनिया बनी है, देखिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जो नहीं करना उससे इंसान क्या होता है, तबाह होता है, सोसाइटी ख़राब होती है, लेकिन लोग वो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम करना छोड़ दें। इसी तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी की या आईटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस स्किल्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर पैदा होंगे जो उसका नेगेटिव इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो वो जो नेगेटिव इस्तेमाल करने वाले, उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं किए जा सकते। आपको पता है ये जो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना आईटी स्किल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सबसे ज़्यादा वो लोग एक्सपर्ट होते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। और उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग कौन होते हैं? जो उनकी नेगेटिविटी को नोट डाउन करके फिर उसकी दोबारा सिक्योरिटी बनाते हैं। बिल्कुल। इसलिए बैंकों के अंदर जब भी चीज़ें बनाई जाती हैं या किसी, तो लर्निंग स्टेज का एक फार्मूला ये भी है कि आप किसी चीज़ के ऊपर आप जाना चाहते हैं ना, किसी जो प्रोफेशन की तरफ, पहले आप उसकी नेगेटिव चीज़ों को देखें, फिर पॉजिटिव, फिर आप पॉजिटिव देखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपने नेगेटिव के साथ कैसे प्ले करना है। जैसे हमारा माइंड है, ये हमें हर चीज़ से डराता है, ये करोगे नुकसान हो जाएगा, इधर जाओगे थक जाओगे, ये करोगे ये हो जाएगा, ये। तो हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड के साथ प्ले करते हैं। हम कहते हैं विल डू इट, विल सी इट, देख लेंगे, थोड़ा कर लेते हैं,
ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हम अपने माइंड, जो इंसान अपने माइंड की थेरेपी करता रहता है ना, वो इंसान कभी भी हारता नहीं है। वो माइंड, क्योंकि माइंड आपको लेयर कंफर्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और आपका जो रिक्वायरमेंट्स होती है, आपके जो टारगेट्स होते हैं, आपका जो एम होते हैं वो बड़े होते हैं। तो वो नेगेटिविटी, कोशिश होती है जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर हाँ, पहुंच जाए। तो इसलिए नेगेटिविटी से घबराना नहीं चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव, घरों में भी, फैमिली में भी लोग नेगेटिव होते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मेरे रिश्तेदार में एक दो बंदे नेगेटिव हैं तो मैं रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दूँ, ये मैं वो टारगेट ही अचीव ना करूँ जो मेरे ख्वाब है। ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, चलें सर, बेसिकली इस पे बात करके बहुत अच्छा फील हुआ। कुछ ये भी एक कोई अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप हमारी यंग जनरेशन को, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, उनके फ्यूचर के लिए, उनके जो उनको एक अच्छा वे या पाथ मिल जाए, कि वो एक डायरेक्शन होती है कि वो बच्चे को गाइड कर देती है कि आपने इस डायरेक्शन पे जाना, ये आपके लिए बेस्ट है। तो कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहें आप हमारी जो जनरेशन को? इस डायरेक्शन में ना, मैं कुरान पाक के एक एडवाइस है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुरान से बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरी क्या एडवाइस की ज़रूरत है। कुरान में अल्लाह पाक ने तकरीबन 700 हुक्म उतारे हैं, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। सूरत लुकमान में बाप से ना 7 नसीहतें बेटे को करवाई हैं। उन 7 नसीहतों में जो नसीहत सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एक नसीहत ऐसी है जो मैं बतौर मशवरे के तौर पर सबको दूंगा, और वो ये है, कुरान ये कहता है कि तुम ना अपनी कंपनी को, अपनी सोसाइटी को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडशिप को, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने कल्चर को पॉजिटिव करो, अपनी कंपनी, अपनी सोबत अच्छी रखो। उससे ये होगा, तुम्हारा ज़रा भी मेहनत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें जो फ़ायदा है ना पूरा का पूरा मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे बुरे दोस्त होंगे, तुम्हारा ज़रा भी कसूर नहीं होगा, तुम्हें जेल, थाना, कचहरी, अदालत और सज़ा, और उसमें तुम्हें सज़ा पूरी भुगतनी पड़ेगी। तो आप अपनी कंपनी में ना, कुछ आपके इस दौर में ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि आपके 2-4 ऐसे फ्रेंड ज़रूर होने चाहिए जो आपको इतना मोटिवेट करें कि आप गिरे हुए भी हो ना, सो भी रहे हो ना, तो आपको सोते हुए भी आपको यूँ लगे कि मैं कुछ जुर्म कर रहा हूँ, कि मैंने आज 8 घंटे से ये 6 घंटे से ज़्यादा सो लिया है, तो मैं कब समझदार होऊंगा। तो वो मोटिवेशन आपके अंदर है। जब आप टूटे हुए हों, वो आपको खड़ा कर दे, आपको जोड़ दे। जब आप बिल्कुल बिखरे हुए हों, वो आपको समेट दे। जब आप बिल्कुल जो है ना वो डूब चुके हों, तो वो आपको किनारे पे लाके खड़ा कर दे। तो इस तरीके का आपके 2-4 अगर आपके दोस्त होंगे ना, तो वो आपको डायरेक्शन, आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो जो बंदा हारता नहीं है ना, मुकद्दर चलता भी उसी के साथ है। जो कहता है ना, मुकद्दर चलकर मेरे पास आएगा, तो ये फिर वो सारी उम्र बैठे रहते हैं। तो ये आपके दोस्त, जो ऐसी कंपनी इस दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। इस दौर में अगर इस तरह के लोग हैं, आजकल हम ये जो जितने मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपने यूट्यूब की वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए, वहाँ से पैसे कमाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी मोटिवेशन देते हैं। कभी एक मोटिवेशन का सिरा अगर हम देखें ना, उनके 15 स्पीचेस सुने, ये 10 सुने, ये 5 सुने, तो एक सिरे दूसरे को नहीं पकड़ सकते। हमें पहले कोई बात की होती है, बाद में कोई और बात कर लेते हैं, दरमियान में कोई और बात कर लेते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, तो हम कहते हैं यार अगर हम ये ना करें तो फिर ये करें, तो ये करेंगे तो अगर ये हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक तो आप अगर इनमें सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर किताब पढ़नी नहीं चाहिए, वो किताब पढ़नी चाहिए। जैसे तौरात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तौरात पढ़ी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बताया, जी मैंने आज तौरात पढ़ी है, तो आपका चेहरे से ना गुस्सा से आपका चेहरा लाल हो गया। आपने फरमाया तुम्हें कुरान काफ़ी नहीं है, यानी तुम्हारी डायरेक्शन ही गलत हो गई। तो ये आपकी जो है ना सोबत जो है ना, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर।